सबको चाय पिलाकर मैंने झूठी प्यालियां समेट ली। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। मैंने टीवी खोल दिया। समाचार देखने सारा परिवार ड्राइंग रूम में आ गया। ये तो रोज का रूटीन है। समाचार देखने के समय मैं चाकू लेकर सब्जियां काटने बैठती हूँ। पतिदेव सोफे पर आराम से बैठकर सेंटर टेबल पर आईना रखकर शेव करने बैठते हैं। पिंकी और मिनी एक दूसरे को चिढ़ाती, मुंह बिचकाती, जीभ दिखाती टीवी देखती रहती है। भाई आज सेकेंड राउंड चाय नहीं हो रही है? इन्होंने दाढ़ी बनाते हुए पूछा। आज लाल परी नहीं आई है? मुझे आटा गूंदना है, मसाला पीसना है, बच्चों का टिफिन, आपका खाना, नाश्ता। समझ गए सरकार, लाल परी होती है तब तो आप कहती हैं निकम्मी है। ये सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है और एक दिन नहीं आई तो। बीच में ही बात रोककर उन्होंने मेरी नकल उतारी और हंसने लगे। लाल परी अभी किशोरी है, उसे ऐसे नहीं कहूँगी तो वह काम में तेजी कैसे लाएगी? काम तो करती ही है बेचारी। मूर्ख पति मिला है उस बदनसीब को। मैंने ठंडी आह भरी। 9:30 बजते बजते घर खाली सा हो गया। बच्चे स्कूल और पतिदेव ऑफिस जा चुके थे। मैंने घर के बाकी काम समेटने शुरू किए। झाड़ू लगाना आसान था पर पोछा लगाने में वो कमर ही जैसे टूट गई। कोई होता तो लाल परी के घर भेजकर उसका हाल पूछवा लेती। क्या करूं? अभी तो खैर कॉलेज बंद है पर जिस रफ्तार से ये नागा करने लगी है उससे तो काम नहीं चलेगा। लगता है किसी और को रखना होगा। आने दो, मैं स्वयं बात करती हूँ इस सिलसिले में। मैंने मन ही मन सोचा। शाम को लाल परी आई। आते ही नजरें नीची किए बंगले के पिछवाड़े जाने लगी। मेरी सास के जमाने से यह सिलसिला चला आ रहा है कि मुख्य द्वार से दाई और नौकर अंदर नहीं आते। रसोई के पीछे नल है, वहाँ साबुन तौलिया रखा रहता है। आने पर हाथ पैर साबुन से अच्छी तरह धोकर ही रसोई में घुसना होता है। लाल परी अपनी माँ के साथ आती थी। माँ जब सोहन रिक्शे वाले के साथ भाग गई तब मैंने इसे सहारा दिया या इसने मुझे सहारा दिया, कहना मुश्किल है। 14 बरस की नन्ही उम्र में बाप ने इसकी शादी कर दी इसी टोले में। अब यह अपने पति के साथ रहती है। लाल परी जरा इधर आना, मैंने आवाज़ दी। जी भाभी जी कहकर वह सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उसके चेहरे पर नजर जमा दी। बाप रे, उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। आंखें लाल लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। नाक की कील गायब थी और उस जगह कटे का ताज़ा ताज़ा सा निशान चीख चीख कर हाल बयां कर रहा था। क्या हुआ तुझे? राजदेव ने तुझे फिर मारा है? तेरा चेहरा तो सूझकर हुआ बन गया री। मेरे शब्द डगमगा गए। इस युवती को 3 साल की छोटी उम्र से मैंने लगभग पाला ही तो है। माँ कपड़े धोती और यह रोने लगती, तब मैं कभी इसे बिस्कुट देती, कभी टॉफ़ी, कभी खाली डब्बे, क्रीम की खाली बोतलें, पुरानी कंघी जैसे बेकार पड़े घरेलू सामान देती और ज़रा सा पुचकारती। यह झट से मुस्कुरा देती और इसकी मासूम मुस्कान से बंगले का कोना कोना महक उठता। उन दिनों घर की मालकिन मेरी अम्मा थी, इसलिए नौकर चाकर, धोबी, दूध वाला, पेपर वाला सब मुझे भाभी जी कहते। ससुराल में इससे सुंदर, सरल, भला और क्या संबोधन हो सकता है। माँ से सुन सुनकर ये भी भाभी जी ही कहने लगी थी। मैंने लाल परी की टोपी ऊपर उठाई। मेरे हाथों को
पकड़कर वह फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैंने उसे हाथ पकड़कर बिठाया, टेबल पर रखी बोतल में से एक गिलास पानी दिया और कहा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मुझे अपना दुख नहीं बताओगी क्या? पानी के 4-6 घूंट पीकर वह थोड़ी शांत हुई थी। उसने नजरें नीचे किए ही कहा, फवा बोलता है मैं बांझ हूँ, आज अमावस्या है ना? आज इमली चौक वाले मठ पर विलसवा की देह पर भूत आता है, उसी से झड़वाने फुकवाने ले जाना चाह रहा था। मैंने मना कर दिया, बस वह फिर रोने लगी। अभी तो चली जाती, राजदेव का मन ही रखने के लिए इतनी मार से तो बच जाती। नादान लड़की, कैसे चली जाती भाभी जी? विलसवा की आंखों में, उसकी बातों में गंदगी दिखाई देती है हमें। वह कई बार हमें इंद्रसन का सुख दिखाने की बात कह चुका है। मूछ हमें देख कर आंख मारता है और इस हरामी मर्द को वह परमात्मा का अवतार लगता है। लालपरी गुस्से और उत्तेजना से काँप रही थी। मैंने कहा, तुमने राजदेव से विलास की हरकतों के बारे में बातें की। कभी कौन पति ऐसा होगा जो किसी कामुक हवस के भूखे के पास अपनी बीवी को भेज देगा? मूर्ख है, जाहिल है, भेजे। मैं भूखा भरा हुआ हूँ। उसके कहता है ओझा की आंखों में भूत प्रेत बसते हैं, तू उनमें झांकती क्यों है रे छिनाल? उसकी इसी गाली पर हमने कहा, तू जान ले ले। बलजलनी का दोष मत लगा हमारे चरित्र पर, बस इसी बात पर लात घूंसों से टूट पड़ा। वह हमारे ऊपर मुंह पर मारता रहा और चिल्लाता रहा, तू जबान चलाती है। लालपरी अपने पति की दी गालियों को एक सांस में दोहरा गई और उसके बाद फिर वही लावा जो भीतर कैद था आंसुओं के रूप में बाहर आने लगा। और कोई रास्ता न देख मैंने कहा, ऐ लालपरी, ए सब्जपरी, तू रोती क्यों है रे? भाभी जी को चाय नहीं पिलाएगी क्या? जैसे नींद से जाग गई लालपरी, उसने मेरी ओर देखकर कहा, अभी तुरंत हाजिर करती हूँ। आप हमें अभी भी बच्चा समझती हैं। लालपरी सब्जपरी कहकर जो आप बचपन में हमें चुप कराती थी, कहती हुई 20 साल की युवती जिसके रग रग से यौवन सरसता प्रकृति के अनुपम सौंदर्य छलक रहा था, अंदर चली गई। रात में इनसे लालपरी का जिक्र किया, उसकी सारी परेशानियां बयान की। सुनकर ये उदास हो गए और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोले, राजदेव पागल हो गया है क्या? उसे कल दोपहर में किसी बहाने बुलाना, मैं बात करूंगा उससे। लालपरी इस घर के सदस्य की तरह है। जब इस मोहल्ले में मेरे दादाजी ने ये बंगला बनवाया था, तब गांव से ही इसके दादा दादी को ले आए थे। दादी बताती थी कि इसका खानदान पूरे इलाके में अपने चरित्र की उज्ज्वलता के लिए वफादार ईमानदार की उपाधि इससे संबोधित किया जाता था। ये लड़की कष्ट सहे, ये तो पुरुषों का अपमान है। राजदेव अर्थ का अनर्थ समझ लेता तो। मैंने आशंका जताई, उसके बाप का राज है क्या? बिना डॉक्टरी जांच कराए उसने इसे बांझ घोषित कर दिया है। तुम इसे लेकर अपनी सहेली डॉक्टर के पास चली जाना ताकि सच्चाई मालूम हो सके। उनके सुझाव पर जो भी उचित होगा, दवा या ऑपरेशन हम करवाएंगे। इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते ना। दूसरे दिन अचानक गांव से रामू लौट आया। वह हर साल 2 माह की छुट्टी लेकर गांव जाता है।
धान रोप आता है, गेहूं तैयार कर घर में रख आता है। आते समय मालदह आम की 2 बोरियां ठेले पर ले आता है। मैंने खुश होकर कहा, फ्रामू 8 दिन पहले आ गए तुम, वर्षा समय पर हो गई, आपके खेतों में धान रोपाई हो गई, आम बेच दिया, काम खत्म हो गया। तो अम्मा ने कहा, चला जा, यहाँ बुधनी तो है ही, उसके बच्चे भी आ गए हैं, खूब चहल पहल है। तेरी बीबी कैसी है? मैंने पूछा। अच्छी है भाभी जी, उसे फिर लड़का हुआ है, कहकर रामू शर्मा गया। अरे लड्डू बांटने की जगह शर्मा रहे हो तुम, बहुत बहुत बधाई हो रामू, तुम 2 बेटों के बाप बन गए 3 साल में ही। मैं स्वयं ही ये कहकर मुस्कुराने लगी। अम्मा ने कहा है, इस साल आप मेरा ऑपरेशन करवा दे। रामू गमछे से मुंह पोंछने का बहाना कर शर्माता हुआ अंदर चला गया। 25-26 साल का रामू मन से 10 साल का बालक है, बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा। रामू को भेजकर राजदेव को बुलवाया। वह आ गया तो उन्होंने कहा, राजदेव क्या हाल चाल है? ठीक है वकील साहब, आजकल आते जाते नहीं हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, रामू की तरह बेटों का बाप हूँ, क्या जो खुशियाँ मनाता फिरूं? उसने कहा, तुम्हारी और लालपरी की अभी उम्र ही क्या है, प्रेम और शांति से रहो, इसी में गृहस्थी का सुख है। जब मन सुखी होगा तभी तो माँ बाप बनता है कोई। धीरज रखो, वह छिनाल बांझ है, उस पर नखरा यह कि ओझा विलास के पास नहीं जाती। उसने कहा, गालियाँ क्यों दे रहे हो? वह तुम्हारी पत्नी है, अपनी पत्नी की इज्जत तुम स्वयं नहीं करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे? बच्चा चाहिए तो डॉक्टर के पास जाओ, ओझा क्या करेगा? विलास तो 1 नंबर का गंजेड़ी है, कल तक समहरों का मुखबिर था, आज ओझा कैसे हो गया? ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें आप बड़े लोग ना बोले तो ही ठीक है। ओझा को हम मानते हैं, बस ठीक है, तुम उसे चाहो जो मानो, पर लालपरी मेरी बहन जैसी है, उस पर इस तरह हाथ लात मत उठाया करो। क्या कर लेंगे आप? वह मेरी बीवी है कि आपकी बहन जैसी है। हूँ मैं सब समझता हूँ। आप चाहते ही नहीं कि लालपरी को औलाद हो, आपके बर्तन कौन घिसेगा? इतने चाव से वह जाने लगा, पागल मत बनो, दुनिया में कानून भी कोई चीज़ है या नहीं? जिस दिन हवालात पहुँच जाओगे सारी अकड़ निकल जाएगी, समझे? लालपरी पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना। जाओ दफा हो जाओ। इनके स्वर में क्रोध साफ झलक रहा था। रामू पर घर द्वार रसोई छोड़कर मैं लालपरी को लेकर शहर के डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर शोभना जी क्लिनिक में ही मिल गई। सारी बात जानने पूछने के बाद उन्होंने लालपरी की जांच की, कुछ टेस्ट कराए और मेरे पास आकर बैठती हुई बोली, हसीता दीदी आप बेफिक्र रहें, इस लड़की में कोई कमी नहीं है, टेस्ट की रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। वैसे इसका पति भी टेस्ट करवा लेता तो इलाज में दुविधा होती, वह नहीं आएगा। शोभना ने हंसकर कहा, फलाल परी समझाकर प्यार से कहोगी तो मान जाएगा, क्यों लालपरी? शोभना के साथ हम दोनों भी हंसने लगी। थोड़ी देर इधर उधर की बात करके हम दोनों वापस आ गए। कुछ दिनों तक राजदेव शांत रहा, शांत क्या बल्कि मुंह फुलाए रहा। लालपरी रोज उसका किस्सा सुनाती और खूब खिलखिलाती। रामू शोभना के यहाँ से रिपोर्ट ले आया था। लालपरी ने जब
राजदेव से कहा, फलह में कोई खराबी नहीं है। हम तुम जिस दिन चाहेंगे बच्चा होगा, पर तुम एक बार डॉक्टरी के पति के से दिला देते तो। ए कहना, क्या चाहती है तू? बोल, मैं नपुंसक हूँ। वह चिल्लाने लगा। चिल्लाओ मत, हम में खराबी नहीं है। तुम में खराबी नहीं है तो इंतज़ार करो। ओझा गुड़ी का चक्कर छोड़ो, लालपरी ने कहा। रात में राजदेव विलास को बुला लाया। लालपरी से कहा, बढ़िया सी कलेजी भून के दे, एक लोटा ठंडा पानी, 2 थाली गिलास रख यहाँ, और भाभी जी के यहाँ से बर्फ ले आ जाकर। तुम भैया जी से झगड़ा करते रहो और हम बर्फ। उसने बच्चों की तरह ठुनक कर कहा, अरे वो तो नशे में बोल गया था। उनका 20,000 रुपया लगा है हमारी बीमारी में। कौन देता बिना सूद के इतने पैसे? तेरे तो वह सगे भाई पिछले जन्म के। जा जाकर बर्फ घले आ। लालपरी ने आकर मुझसे सारा किस्सा कहा और अपनी स्वाभाविक हंसी हंसने लगी। फलू बहुत प्यार करती है राजदेव से, है ना? हाँ भाभी जी, हम ये भी जानते हैं कि वह कभी बाप नहीं बन पाएगा। बचपन में ताड़ के पेड़ से गिर गया था ना। कल उसकी बड़ी बहन मीठन पूरा बाजार में मिली थी, बताकर रोने लगी। बोली, डॉक्टर डीके झा ने कहा था राजदेव कभी बाप नहीं बनेगा, पर हम हर हाल में उसके साथ खुश हैं भाभी जी। बच्चा नहीं हुआ तो क्या, आपके बच्चे हैं, मेरी ननद के बच्चे हैं। उसका स्वर छलछला उठा। बर्फ के साथ थोड़ा प्याज, टमाटर, नींबू भी लेती जाना, राजदेव अक्सर मंगवाता था। आज झिझक से नहीं बोला होगा। मैंने लालपरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सामान लेकर लालपरी चली गई। सुबह आई तो सुस्त सुस्त सी लगी। मैंने सोचा था कि होगी। बेचारी बर्तन घिसने बैठी तो थोड़ी देर बाद सिर पकड़कर बोली, रामू भैया, एक प्याली चाय पिला दो, सिर बहुत भारी है। क्या सिर दर्द है? न, ऐसे ही उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। लालपरी ज़रूर कुछ छिपा रही है। मैंने रामू से कहा, रामू तुम बर्तन धो लो और उसे चाय पीने के बाद मेरे पास भेज दो। 10 मिनट बाद लालपरी आकर कमरे में खड़ी हुई। मैंने कहा, क्या बात है? आंखें आज फिर लाल है क्या? फिर मारा राजदेव ने? मारता तो दुख नहीं होता, पर मुझे धोखे से नशा करवाकर जाने क्या किया कराया है उसने। क्या किया है? खुलकर बताओ, तभी तो समझूंगी भाभी जी। भैया जी का शरीर, उनके शरीर की गंध, उनके प्यार करने का तरीका सब आपको मालूम है ना। आंखें बंद हो या खुली, उन्हें तो आप कैसे भी पहचान ही लोगी ना। लालपरी ने सवाल के बदले सवाल किया। हाँ बिल्कुल, अपने पति को तो अंधी स्त्री भी पहचानती है। बस यही हमारा दुख है भाभी जी। हमें लगता है रात में मेरे साथ वह खुद नहीं विल सोया था, पर वह बोलता है ये हमारा भ्रम है, शक है, सच्चाई नहीं। पर हमें पूरा विश्वास है भाभी जी। रात में हमारी इज्जत, हमारी आबरू इस हरामी ने बेच दी। 1 किलो कलेजी और 1 बोतल शराब के वास्ते हम तो अपनी नज़र में ही गिर गए हैं भाभी जी। लालपरी बिलख बिलख कर रोने लगी। मैंने उससे तसल्ली देते हुए कहा, फदेख लालपरी, कत्ल भी अनजाने में, बेहोशी में या पागलपन में होता है तो कानून उसे कत्ल नहीं मानता, फांसी नहीं देता। जब तू ठीक ठीक जानती ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इतना विलाप क्या उचित है? तूने तो धर्म नहीं छोड़ा ना। तू तो
नहीं गई किसी के पास, फिर अपने को अपराधी क्यों मानती है? मैंने समझा बुझाकर उससे सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की और वह जाते समय तक सामान्य दिखने भी लगी थी। 2 दिन यूं ही बीत गए। इस घटना की चर्चा मैंने लालपरी का वहम समझकर किसी से नहीं की। पता नहीं क्यों मेरा मन इससे सत्य मानने को तैयार नहीं था। राजदेव इतना पतित नहीं हो सकता। यह बेचारी जाए तो कहाँ जाए? बाप 2 साल पहले ही मर चुका है। एक भाई है जो 7-8 साल से बाहर है, कौन जाने जीवित भी है या नहीं। माँ जो भागी तो आज तक पता नहीं चला वह पृथ्वी के किस कोने में समा गई। सोहना का भी ठिकाना नहीं। सुबह सुबह रामू ने कहा, रात दुसाध टोले से लालपरी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जरा जाकर देख आता तू। आया तो कुछ उदास परेशान सा था। बोला, फलालपरी थोड़ी देर बाद खुद आएगी, पर उसके घर का हाल बेहाल था। कल राजदेव का सिर फोड़ दिया है लालपरी ने। लालपरी के घुटने एवं गर्दन में बहुत चोट है। लालपरी दोपहर में आई और उसने बिना किसी भूमिका के कहा, हमारा शक सही था भाभी जी। कल रात भूत झाड़ने का बहाना कर उसने विलास को बुलवाया। मुझे जो दवा दी उसे मैंने नजरें बचाकर नीचे गिरा दिया। 2 दिन मैं इस पापी की दवा के शक में जी चुकी थी। मैंने सोचा तीसरी बार बेहोशी में इज्जत नहीं लुटवाऊंगी। जो होगा जान लूँ, समझ लूँ। इसने विलास से कहा, हम पर लगा कलंक धो दे यार। बस 2 बच्चा पैदा कर दे ताकि मैं भी मर्द बनकर जी सकूं। मुझे गुस्सा आया। मैंने उसके सिर पर बोतल दे मारा। उसने भी मुझे खूब मारा होता, मगर विलास ने कहा, औरत को मार कर मदर नहीं बना जाता। बस हमने भी ठान ली और कहा, विलास तुम में हिम्मत है तो आ मुझे लेकर कहीं भाग चल, पृथ्वी बसा कर लौटेंगे। फिर वह बिना बोले चला गया। मुझे लगा लालपरी गुस्से में बोल रही है, पर वह सही थी। दूसरे दिन राजदेव रोता हुआ आकर इनके पैरों में गिर गया। फमालिक के लालपरी को हमने ही गलत रास्ता दिखा दिया। वह विलस्वाह के साथ भाग गई, जेवर कपड़ा लेकर। मैं तो पछता रहा हूँ। इन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा, पछताने का भी एक समय होता है, अब क्या लाभ।